हेलो दोस्तों, मैं परवीन सिंह एजुकेशन फील्ड यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम अफ्रीका महाद्वीप के तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिया है। आज हम तीसरा पार्ट को उसी क्रम में आगे चलते हैं तीसरा पार्ट की तरफ। आइए देखते हैं तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप के घास के मैदान। कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप के वेल्ड जो घास का मैदान है अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। वेल्ड अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदान को सवाना और वेल्ड के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान देनी है। जो वेल्ड है यह घास का मैदान है, अफ्रीका का है। और अफ्रीका महाद्वीप में आपको ये ध्यान देना है, अफ्रीका महाद्वीप में घास के मैदानों को सवाना या फिर वेल्ड के नाम से जाना जाता है। आपको ये ध्यान देना है। अफ्रीका महाद्वीप जो कॉन्टिनेंट है जो उसमें या तो सवाना या वेल्ड के नाम से घास के मैदानों को जाना जाता है, ठीक। और वेल्ड नाम मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका देश में जाने जाते हैं। जो वेल्ड घास के मैदान का जो वेल्ड नाम है वह मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका देश में जाने जाते हैं, ठीक। आपको ये भी ध्यान देना है। और सवाना जो है यह पूरे महाद्वीप में सवाना के नाम से जाना जाता है घास के मैदान को। आपको ये ध्यान देनी। तो आइए आगे चलते हैं। वेल्ड घास के मैदान जो वेल्ड घास के मैदान है वो उपोष्ण घास के मैदान है, ठीक। आपको ये ध्यान देनी है। वेल्ड जो घास के मैदान है अफ्रीका महाद्वीप में, वेल्ड जो घास के मैदान है वो किस तरीके के मैदान है, आपको ये ध्यान देनी है। वह उपोष्ण घास के मैदान है, ये आपको ध्यान देनी है। कैसी है? वेल्ड उपोष्ण, ठीक, घास के मैदान। और सवाना घास के मैदान यह भी दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप पर है। और घास के मैदान जो है यह उष्ण घास के मैदान है, ठीक। आपको ये ध्यान देना है। वेल्ड जो घास के मैदान है यह उपोष्ण है और सवाना जो है यह उष्ण घास का मैदान है। वेल्ड जो घास का मैदान है वो उपोष्ण यानी कि उन क्षेत्रों पर जहां पर गर्म और ठंडा दोनों बराबर होते हैं उस क्षेत्र को उपोष्ण कहते हैं। और उसी क्षेत्र में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं। और सवाना जो है सवाना उष्ण घास के मैदान है। सवाना उष्ण यानी कि गर्म वाले क्षेत्रों पर, ठीक, जहां गर्म अधिक होता है उसे उष्ण कहते हैं। उष्ण वाले क्षेत्रों में सवाना। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं पठार के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण पठारें हैं यहाँ, तो इन पठारों के बारे में हम जानकारी लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक। तो पठार, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि पठार किसे कहते हैं। पठार पृथ्वी के जो भूभाग है उससे कुछ उठा हुआ भाग को पठार कहते हैं। पृथ्वी के जो भूभाग है, पृथ्वी के जो भूभाग से उठा हुआ भाग को पठार कहा जाता है। आपको ये ध्यान देनी है, ठीक। पठारों की ऊंचाई लगभग 2-3 फीट ऊंचाई होती है, ठीक। आपको ये भी ध्यान है, यानी कि समतल भाग से उठा हुआ भाग को पठार कहते हैं। आपको ये ध्यान है। तो कुछ महत्वपूर्ण पठार है इसमें देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के। तो कतंगा का पठार है, इंपॉर्टेंट है। कतंगा का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट है। कतंगा का पठार पूछा जाता है। कतंगा का पठार यह अंगोला देश में स्थित है और तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये ध्यान देनी है। जो कतंगा का पठार है आपको ये ध्यान देनी है, कतंगा का पठार अंगोला देश में स्थित है। आपको सबसे पहले तो यही ध्यान देनी है कि जो कतंगा का पठार है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कतंगा का पठार किस देश में, किस महाद्वीप में पड़ता है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देनी है अफ्रीका महाद्वीप में कतंगा का पठार अफ्रीका महाद्वीप पर। और किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। और देश की बात करें तो अंगोला देश में पड़ता है, ठीक। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको कतंगा का पठार दिखाते हैं। तो आपके सामने पर यहाँ पर दिख रहा होगा ये है कतंगा का पठार, ठीक। आपके सामने में यहाँ पर दिख रहा होगा कतंगा का पठार। मैप के जरिए से देखिए यहाँ पर स्थित है कतंगा का पठार और यहीं पर अंगोला देश है अफ्रीका महाद्वीप के, ठीक। अफ्रीका महाद्वीप के अंगोला देश पर स्थित है कतंगा का पठार जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। आपको ये ध्यान देने। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं जोश का पठार यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जोश का पठार आपको ये भी ध्यान देनी है। जोश का जो पठार है
यह नाइजर व नाइजीरिया में स्थित है। यह 2 देशों में फैला हुआ है। जोस का पठार नाइजर व नाइजीरिया में स्थित है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है। और यह टिन धातु के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी ध्यान देनी है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जोस का पठार टिन धातु के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी ध्यान देनी है कि किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है जोस का पठार। और किस देश में है अफ्रीका महाद्वीप के? तो नाइजर और नाइजीरिया 2 देशों में फैला है। और जो जोस का पठार है वह किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ये भी ध्यान देनी है कि टिन धातु के लिए प्रसिद्ध है। आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको जोस का पठार भी दिखाते हैं। तो ये है आपके सामने में जोस का पठार। यहाँ पर स्थित है आपके सामने में जोस का पठार। और यहीं पर ही पड़ता है नाइजर देश और यहाँ पर पड़ता है आपका नाइजीरिया। दोनों देशों में फैला हुआ है यह नाइजर और नाइजीरिया देश पर जोस का पठार। और यह जो पठार है यह टिन धातु के लिए प्रसिद्ध है। जोस का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जोस का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको सीधी सीधी बतानी है, टिन धातु के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो आइए आगे चलते हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। सुएज नहर। सुएज नहर के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक, तो देखते हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर जो है यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। आपको ये ध्यान देना। सुएज नहर किस किस को आपस में जोड़ती है? आपसे ये पूछा जाए तो आपको बतानी है लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देना है। तो आइए हम मैप के जरिए से पहले सुएज नहर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थित है आपके सामने में सुएज नहर। ये है आपके सामने पर सुएज नहर। आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। यहाँ पर स्थित है सुएज नहर जो लाल सागर और भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है। भूमध्य सागर यहाँ पर स्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, आपसे पूछा जाए कि सुएज नहर किन किन को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं सबसे पहले कि निर्माण, सुएज नहर का निर्माण की बात करें। सुएज बार बार क्वेश्चन पर पूछा जाता है सुएज नहर की निर्माण। तो जो सुएज नहर है उसका निर्माण की बात करें तो 1869 में इसका निर्माण हुआ। किसने किया? तो फर्डिनेंट। ठीक, फर्डिनेंट द्वारा सुएज नहर का निर्माण किया। आपको ये ध्यान देनी है। सुएज नहर के निर्माण की बात करें तो 1869 को फर्डिनेंट के द्वारा किया गया। आपको ये ध्यान देनी है। और सुएज नहर की लंबाई की बात करें तो 162 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 60 से 64 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक, लंबाई की बात करें तो 162 किलोमीटर और चौड़ाई की 60 या 64 मीटर है। ठीक, और राष्ट्रीयकरण, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1966 में। ठीक, 1966 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक, निर्माण की बात करें तो 1869 में और राष्ट्रीयकरण की बात करें सुएज नहर का तो 1966 में। ठीक, और यह किस देश पर स्थित है? तो यह मिस्र देश पर स्थित है। ठीक, सुएज नहर मिस्र देश के अंतर्गत आता है। ठीक, और उसी सुएज नहर के पास में 2 बंदरगाह यानी कि 2 पोर्ट स्थित है। तो एक है पोर्ट सुएज और एक है पोर्ट साइद। 2 बंदरगाह स्थित हैं सुएज नहर के पास में। कौन कौन से हैं? पोर्ट सुएज और पोर्ट साइद। तो आइए हम ये दोनों बंदरगाहों को भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थित है आपके सामने पोर्ट साइद। आपको दिख रहा होगा, ये है पोर्ट साइद। सुएज नहर यहाँ पर स्थित है। सुएज नहर के पास में 2 पोर्ट है स्थित है। मैंने बताया, एक है पोर्ट साइद और एक है पोर्ट सुएज, यहाँ पर स्थित है। ठीक, 2 बंदरगाह स्थित है। एक है साइद, पोर्ट साइद, और एक है पोर्ट सुएज। यहाँ पर 2 बंदरगाह स्थित है। एक ये है पोर्ट सुएज और एक है पोर्ट साइद यहाँ पर स्थित है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण नदियों के बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं हम नील नदी, जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक, आपको सबसे पता होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ठीक, सबसे बड़ी तो अमेजन नदी है, लेकिन सबसे लंबी नदी बात करें तो नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक, यह 4 देशों से होकर गुजरती है। आपको ये भी ध्यान देनी है, 4 देशों से होकर गुजरती है। युगांडा, दक्षिण सूडान और मिस्र, 4 देशों से होकर गुजरती है। तो आइए हम नील नदी के बारे में थोड़े विस्तार से जानते हैं। नील नदी का उद्गम स्थान या कहाँ से निकलती है? तो आपको बतानी है विक्टोरिया झील। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है। ठीक, विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है, लेकिन कौन सी नील नदी निकलती है? आपको ये भी ध्यान देनी है। तो श्वेत नील निकलती है, यानी कि सफेद नील।
विक्टोरिया झील से जो नील नदी निकलती है उसे बोला जाता है श्वेत नील, यानी कि सफेद नील कहा जाता है। ठीक, और उसी के दूसरे छोर से निकलती है इथोपिया उच्च भूमि के पास से निकलती है ब्लू नील। इथोपिया उच्च भूमि के क्षेत्र से निकलती है ब्लू नील और विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील, और ये दोनों आपस में मिलती है सूडान के खर्तुम में। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, जो ब्लू नील है जो इथोपिया उच्च भूमि से निकली है और जो श्वेत नील है विक्टोरिया झील से निकलती है, ये आपस में मिलती है खर्तुम में। ठीक, आपको ये ध्यान देना है, खर्तुम में ये मिलती है। खर्तुम पड़ता है सूडान पर। ठीक, सूडान पर पड़ता है खर्तुम, ये आपस में मिलती है और यहीं से आगे नील नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये श्वेत नील है, ये ब्लू नील है, आपस में मिलती है खर्तुम पर और इसी से आगे नील नदी के नाम से जाना जाता है। और कुछ आगे जाने के बाद टीना झील से निकलती है एक अतबरा नदी निकलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अतबरा नदी टीना झील से निकलती है और नील नदी पर मिलती है। ठीक, टीना झील से निकलती है, अतबरा नदी नील नदी पर मिलती है और आगे 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 चलने के बाद आगे जाती है। आगे जाने के बाद यहाँ पर एक झील है नासिर झील यहाँ पर नील नदी पर ही बना हुआ है नासिर झील, और उसी के आगे जाने के बाद यहाँ पर आसवान बांध स्थित है। आसवान बांध जो सबसे बड़ा बांध है अफ्रीका महाद्वीप का और विश्व का भी सबसे बड़ा बांध है आसवान बांध। ठीक, और यहीं से आगे जाने के बाद काहिरा मिस्र से बाहर हो जाती है और भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती है नील नदी। ठीक, काहिरा मिस्र से होते हुए और पंजागा और डेल्टा बनाती है यहाँ पे, डेल्टा बनाती है यहाँ पे। ठीक, डेल्टा बनाते हुए भूमध्य सागर में गिरती है, आपको ये भी ध्यान देनी है, भूमध्य सागर में गिरती है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको नील नदी के बारे में और बताते हैं थोड़ा सा। तो आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर स्थित है, आपको दिख रहा होगा, ये है विक्टोरिया झील। आपको ध्यान से देखनी है, यहाँ पर स्थित है विक्टोरिया झील। यह मैंने बताया था 4 देशों से होकर गुजरती है, मैंने अभी आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए 4 देशों से। युगांडा यहाँ पर पड़ता है, युगांडा के बाद दक्षिण सूडान पड़ता है, दक्षिण सूडान के बाद सूडान पड़ता है यहाँ पर, सूडान के बाद मिस्र पड़ता है यहाँ पर। ठीक, 4 देशों से होकर गुजरती है नील नदी, आपको ये भी ध्यान है। तो विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी, जिसे कहते हैं हम श्वेत नील कहते हैं। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, जो विक्टोरिया झील से निकलती है वह व्हाइट नील या फिर श्वेत नील निकलती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर व्हाइट नील यानी कि श्वेत नील। ठीक है, और यहाँ पर श्वेत नील लिख रखा है। ठीक, आपको यहाँ ध्यान देनी है। और यहीं से एक और नदी निकलती है यहाँ पर इथोपिया क्षेत्र से, यहाँ पर है ये इथोपिया उच्च भूमि, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ब्लू नील नदी निकलती है, आपको ये भी ध्यान है, ये है ब्लू नील नदी और ये दोनों आपस में मिलती है खर्तुम में। यहाँ पर स्थित है खर्तुम पड़ता है सूडान पर पड़ता है, यहाँ पर स्थित है सूडान पर खर्तुम। यहाँ पर दोनों श्वेत नील और ब्लू नील आपस में मिलती है और आगे जाने के बाद यह नील नदी के नाम से बहती है। और नील नदी के नाम से आगे बहने के बाद यहाँ पर एक टीना झील स्थित है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है टीना झील। यहाँ से निकलती है अतबरा नदी और नील नदी पर मिल जाती है। और यहीं से आगे जाने के बाद यहाँ पर स्थित है आपके बाद, यहाँ पर है नासिर झील, आपको अभी मैंने बताया था नासिर झील यहाँ पर स्थित है। ठीक, आपको यहाँ पर देना है, मिस्र देश पर स्थित है नासिर झील। ठीक, आपको ये भी ध्यान देना है। और वहीं से आगे जाने के बाद आसवान बांध यहाँ पर स्थित है, जो नील नदी की अफ्रीका महाद्वीप की तो सबसे बड़ा बांध है ही और विश्व का भी सबसे बड़ा बांध है आसवान बांध, जो नील नदी पर स्थित है। और यहीं से नील नदी आगे की ओर काहिरा मिस्र के पास से आगे जाती है और भूमध्य सागर पर अपना पानी गिराती है, डेल्टा बनाती है, यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है डेल्टा यहाँ पे, और यहाँ पे नील नदी का मुहाना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और भूमध्य सागर में अपना पानी गिराती है, आपको ये ध्यान देना है। ठीक, भूमध्य सागर पर अपना पानी गिराती है नील नदी। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, इसी क्रम को हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट नदी है ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। यह अपनी पानी दक्षिण अटलांटिक सागर में गिराती है। जो ऑरेंज नदी है यह अपना पानी कहाँ गिराती है? दक्षिण अटलांटिक सागर में गिराती है। और यहाँ पर एक जलप्रपात है, इसी ऑरेंज नदी पर है अद्रब्रिज जलप्रपात, और यह विषुवत यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको ये भी दिखाते हैं कि तो आपके सामने में यहाँ पर स्थित है ऑरेंज नदी, आपको दिख रहा होगा
ये है स्थित ऑरेंज नदी, यहाँ पर स्थित है। यहीं से यह अपना पानी दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिराती है। यहीं से अपना पानी यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिराती है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है, जो ऑरेंज नदी यहाँ पर स्थित है, यह अपना पानी दक्षिण अटलांटिक महासागर में गिराती है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, ऑरेंज नदी। और यहीं पर अद्र ब्रिज जलप्रपात है, यहाँ पर स्थित है अद्र ब्रिज जलप्रपात। इसी ऑरेंज नदी पर स्थित है अद्र ब्रिज जलप्रपात, यहाँ पर स्थित है। आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं लिम्पोपो नदी। मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है, यह बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिम्पोपो नदी सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देनी है, जो लिम्पोपो नदी है अफ्रीका महाद्वीप पर बहती है। आपको ये ध्यान देना है, अफ्रीका महाद्वीप पर है। ठीक, लिम्पोपो नदी अपना पानी जो गिराती है, यह हिंद महासागर में अपना पानी गिराती है लिम्पोपो नदी। सबसे पहले आपको ये ध्यान देनी है कि लिम्पोपो नदी अपना पानी हिंद महासागर में अपना पानी गिराती है। ठीक, और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको ये भी ध्यान देना है। इसके पूर्व में मोजाम्बिक चैनल स्थित है। आपको ये भी ध्यान देना है। ठीक, तो आपको लिम्पोपो नदी से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो आपको सीधी सीधी जवाब देनी है लिम्पोपो नदी। ठीक, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आइए हम मैप के जरिए से आपको लिम्पोपो नदी भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थित है लिम्पोपो नदी, आपको दिख रहा होगा, ये है लिम्पोपो नदी। ठीक, यहाँ पर स्थित है लिम्पोपो नदी और यह अपना पानी भूमध्य सागर में गिराती है। अपना पानी हिंद महासागर में गिराती है। जो लिम्पोपो नदी है यहाँ पर स्थित है और अपना पानी हिंद महासागर में गिराती है। तो आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, और मैंने बताया मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपके सामने में ये है मकर रेखा, यहाँ पर स्थित है मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। यहाँ से निकलती है और ये है एक बार यहाँ पर काटी और दूसरी बार यहाँ पर काटते हुए यह हिंद महासागर में गिरती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आपको ये ध्यान देनी है। तो आइए इसी क्रम को आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं जाम्बेजी नदी। जो जाम्बेजी नदी है, नेक्स्ट है जाम्बेजी नदी, अपना पानी यह हिंद महासागर में गिराती है। जाम्बेजी नदी भी अपना पानी हिंद महासागर पर गिराती है। और यहाँ पर एक जलप्रपात स्थित है, विक्टोरिया जलप्रपात। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपको बतानी है जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इंपॉर्टेंट है। और एक बांध यहीं पर स्थित है, करीबा बांध, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा कि करीबा बांध किस महाद्वीप पर स्थित है, तो आपको बतानी है अफ्रीका महाद्वीप पर है। और विक्टोरिया जो जलप्रपात है, यह भी अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर है विक्टोरिया जलप्रपात भी और करीबा बांध भी। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है। तो देखते हैं मैप के जरिए से जाम्बेजी नदी के बारे में। तो आपके सामने में यहाँ पर स्थित है जाम्बेजी नदी, आपको दिख रहा होगा, ये स्थित है जाम्बेजी नदी। ठीक, आपको यहाँ पर ध्यान देनी है जाम्बेजी नदी। इसी पर स्थित है विक्टोरिया झील और यहीं पर बना है करीबा बांध, ये आपको दिख रहा होगा, ये है करीबा बांध। इसी नदी पर, ये जाम्बेजी नदी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध स्थित है। आपको ये ध्यान देनी है। ठीक, विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध यहीं पर बना हुआ है, आपको ये ध्यान देनी है। तो जो करीबा बांध है यहाँ पर स्थित है और इसी पर ही विक्टोरिया जलप्रपात भी स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात, ये है जाम्बेजी नदी, यह जिम्बाब्वे और जामीबिया के पास पर स्थित है, दोनों के मध्य पर स्थित है, दोनों की सीमा लगती है। यहाँ पर करीबा बांध यहीं पर स्थित है, ये है करीबा बांध जो जिम्बाब्वे और जामीबिया के मध्य पर स्थित है। ठीक, दोनों की सीमा लगती है इसमें, जामीबिया और जिम्बाब्वे की। और विक्टोरिया जलप्रपात भी यहीं पर स्थित है। ठीक, आपको ये ध्यान देनी है जामीबिया और जिम्बाब्वे पर। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कांगो नदी के बारे में। कांगो नदी के बारे में जानकारी लेते हैं। कांगो नदी यहाँ पर स्थित है। कांगो नदी अपना पानी जो गिराती है अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को
का 2 बार काटती है, एकमात्र नदी है और दूसरी लंबी नदी है यह। ठीक, कांगो नदी जो है यह अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी लंबी नदी है, आपको ये ध्यान देनी है कांगो नदी। और यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, यह दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अपना पानी अटलांटिक महासागर पर गिराती है, आपको ये भी ध्यान देनी है। और यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो आइए मैप के जरिए से आपको कांगो नदी भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थित है 0 डिग्री देशांतर या भूमध्य रेखा यहाँ पर स्थित है, और इसी पर ही मैंने अभी बताया था कांगो जायरे नदी, ये है कांगो या जायरे नदी भी कहा जाता है। कांगो जायरे नदी जो यहाँ से निकल रही है, ये इधर से यहाँ से बहते हुए कांगो जायरे नदी, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको 2 बार काटती है, एक यहाँ पर काट रही है और दूसरी बार यहाँ पर काटते हुए, यानी कि कांगो जो नदी है, कांगो जायरे नदी, यह 0 डिग्री रेखा को 2 बार काटते हुए यह अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है, अटलांटिक महासागर में अपना पानी गिराती है कांगो जायरे नदी, और 0 डिग्री को 2 बार काटती है, एकमात्र नदी है, यह आपको ध्यान देनी है। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं। और इसी पर ही एक जलप्रपात स्थित है कांगो जायरे नदी पर, स्टैनली जलप्रपात। स्टैनली जलप्रपात यहीं पर स्थित है, कांगो जायरे नदी पर स्टैनली जलप्रपात स्थित है। ठीक, और जनजाति यहाँ की एक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण जनजाति रहती है यहाँ पर, पिग्मी जनजाति, जो विश्व की सबसे छोटी कद वाली जनजाति है, 2 या 3 फीट इनकी ऊंचाई होती है। पिग्मी जनजाति यह भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं, पिग्मी जनजाति, और विश्व की सबसे छोटी हाइट की जनजाति है पिग्मी जनजाति, यह कांगो नदी के आसपास रहती है। ठीक, आपको ये भी ध्यान दें। और जो कांगो नदी है इसी के आसपास एक स्टैनली जलप्रपात स्थित है, स्टैनली जलप्रपात स्थित है कांगो उस पे। तो मैंने आपको नहीं दिखाया कि स्टैनली जलप्रपात, तो आइए देख लीजिए, यहाँ पर स्थित है स्टैनली जलप्रपात, यह है कांगो जायरे नदी पर ही स्थित है स्टैनली जलप्रपात। ठीक, आपको ये भी ध्यान दें। तो आइए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं नाइजर नदी के बारे में देखते हैं। यहाँ पर स्थित है नाइजर नदी, आपको दिख रहा होगा शायद, नाइजर नदी यहाँ पर स्थित है। यह 3rd अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी है। ठीक, जबकि पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। आपको ये ध्यान देनी है, जो नाइजर नदी है यह तीसरी लंबी अफ्रीका की तीसरी लंबी नदी है नाइजर नदी, और पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ठीक, यह देश की बात करें तो 5 देशों में होकर बहती है नाइजर नदी। ठीक, 5 देशों से होकर नाइजर नदी बहती है, गिनी और माली, नाइजर, बेनस और नाइजीरिया, ये 5 देशों में होकर बहती है। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है नाइजर नदी। और नाइजर नदी जो है यह 0 डिग्री देशांतर को 90 डिग्री अक्षांश से गिनी की खाड़ी में आपस में कटती है ये। ठीक, आपको ये भी ध्यान देनी है, 0 डिग्री देशांतर को 90 डिग्री अक्षांश से गिनी की खाड़ी में आपस में कटती है ये, आपको ये भी ध्यान देनी है। नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है, आपको ये ध्यान देनी है, और अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी है, और 5 देशों से होकर गुजरती है, आपको ये भी ध्यान देनी है। ठीक, तो आइए हम मैप के जरिए से आपको नाइजर नदी भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्थित है नाइजर नदी, आपको दिख रहा होगा, ये है नाइजर नदी आपके सामने। पश्चिम अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नाइजर नदी।